हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। बेटा लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। सिर्फ एक वैन डे ग्राफ जनरेटर बचा हुआ है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के पहले 11 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं सेकंड चैप्टर के, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड सेकंड का दिया हुआ है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। मतलब आपको दो चार्जेस दे दिए गए हैं Q1 सपोज कर लो, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और एक दूसरा आपको दे दिया गया है Q2, और Q2 जो है वो निगेटिव चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब बोल रहा है कि दे आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बेटा देखो ये कूलम में है, और आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप एक ही यूनिट में लगाते हो। अगर आप सीजीएस में लगा रहे हो तो सीजीएस सिस्टम में लगाओगे, एमकेएस में लगा रहे हो तो एमकेएस में लगाओगे। तो इसलिए हम जो आर डिस्टेंस है उसको 16 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आपको पता है 100 सेंटीमीटर का कितना होता है, 1 मीटर। तो 16 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा, 0.16 मीटर। तो ये आपकी लेंथ मिल गई। अब कह रहा है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब बेटा हमें दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में रखना है और बताना है कि इसके किस पॉइंट पर या किन किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो बेटा देखो ये आपके पास डिटेल आ गई, Q1 Q2 और R की डिटेल। ओके, अब चलो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। ये रहा आपका फिगर बेटा। यहाँ पे Q1 एक चार्ज है जो पॉइंट ए पे लोकेटेड है, और Q2 एक चार्ज है जो पॉइंट बी पर लोकेटेड है। और Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से पता है। Q1 का क्या है 5 इंटू 10⁻⁸, और Q2 का क्या है -3 इंटू 10⁻⁸। और जो इनके बीच की डिस्टेंस थी उसको हमने ए बी नाम दे दिया है, और ए बी इज इक्वल टू 0.16 मीटर। अब बेटा देखो Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। और Q2 चार्ज माइनस है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सपोज करो हम यहाँ पे एक पॉइंट P मान लें, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है। अच्छा, पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब पोटेंशियल पॉइंट P पे VA और VB दोनों का पोटेंशियल का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वैसे भी आपको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉइंट P पे Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, VA, और पॉइंट P पे Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, VB। ओके, मतलब इसकी वजह से जो पोटेंशियल VA, इसकी वजह से जो पोटेंशियल VB। और ये एरो आपको डायरेक्शन नहीं बता रही है, ये बस मैंने ऐसे ही डिनोट करने के लिए बनाया है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये डायरेक्शन बता रहा है। अब देखो बेटा, आपको पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 16 सेंटीमीटर है या 0.16 मीटर है। तो सपोज करो पॉइंट बी की पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, मान लेते हैं, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। अब ये x है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, सॉरी 0.16 माइनस एक्स, मीटर में ले रहे हैं, बार बार वो सेंटीमीटर का आ जा रहा है। क्योंकि बेटा देखो ए बी क्या है, ए बी मिलके बना हुआ है ए पी प्लस पी बी से, और ए बी की वैल्यू क्या है 0.16, और एपी की वैल्यू क्या है, देखो यहां से फिगर से 0.16 माइनस एक्स मीटर। ओके, और पीबी की वैल्यू क्या है, एक्स मीटर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अब हम दोनों का पोटेंशियल जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन AP, ए से P की डिस्टेंस। ठीक है बेटा, और सिमिलरली ये PB क्या हो जाएगा, VPB, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन PB। PB या BP जो भी कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है बस। ठीक है, अब बेटा इनकी वैल्यू रख दो, इनको रहने दो कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रहने दो कांस्टेंट। Q1 की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली हुई है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और AP की जो वैल्यू है बेटा वो हमने निकाली हुई है 0.16 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहे हैं,
ये मीटर में है, ये कूलम है, चलो मीटर लिख ही दे रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन। ये कोई नंबर नहीं है, मीटर है, यूनिट है। और वीपीबी क्या हो जाएगा बेटा? वीपीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कांस्टेंट मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड डिवाइडेड बाई एक्स मीटर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब आपको पता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या है? वीपीए प्लस वीपीबी। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमें ये पता है कि वीपी पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है, क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है वो कौन सा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो है। तो मान लो ये पॉइंट जीरो है। अब इनकी हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे। के 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन 0.16 माइनस एक्स मीटर प्लस के -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन एक्स मीटर। अब बेटा देखो, ये पॉजिटिव ही है और यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके आएगा तो क्या बनेगा? माइनस। यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बेटा देखो, के 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स मीटर इज इक्वल टू के 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? देखो दोनों कांस्टेंट है, के से के कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बच गया? 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। अब यूनिट डायरेक्ट लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से क्या मिल गया बेटा? x अपॉन 0.16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3/5। यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो रही है? अब आगे चले। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां क्या आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 3 0.16 माइनस एक्स। तो यहां से 5x मिल गया, यहां से मिल गया 0.48 और यहां से आपको मिल गया है 3x माइनस का। अब ये -3x इधर आएगा तो क्या बनेगा? 8x। 8x कितना बन गया? 0.48 मीटर। सब कुछ मीटर में चल रहा था, तो x क्या हो जाएगा? 0.48 डिवाइडेड बाई 8 मीटर। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? आपको x की वैल्यू मिल गई 0.06 मीटर या 6 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको जो फिगर बना था उसमें याद होगा पीबी की लेंथ थी x। पीबी की लेंथ क्या थी? x थी, तो ये क्या बन गया? 6 सेंटीमीटर या 0.06 मीटर। और एपी की जो लेंथ थी वो क्या थी? 16 सेंटीमीटर माइनस एक्स सेंटीमीटर या फिर 0.16 मीटर माइनस एक्स मीटर। हमने माना हुआ था वो एक्स की वैल्यू आप मीटर में रखोगे तो 0.06 रखोगे। तो यहां से क्या मिल गया आपको बेटा? 16 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर एपी। यानी कि जो पॉइंट पी होगा इसकी पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और निगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो मतलब ये पॉइंट जो है सिस्टम के बीच में लाई कर रहा है। दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है अलोंग स्ट्रेट लाइन उसके बीच में लाई कर रहा है। पहला केस तो ये हो गया। लेकिन बेटा एक केस ऐसा भी पॉसिबल है, जरूरी थोड़े ना है कि पॉइंट यहीं रहे। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा है, न्यूमेरिकली वो ज्यादा है क्योंकि वो 5 इंटू 10⁻⁻8 है। और जो निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। तो एक पॉइंट अगर यहां हो सकता है तो एक पॉइंट यहां भी हो सकता है पी। फिर से अब बेटा देखो, मान लो कि ये पॉइंट सिस्टम के बाहर लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों चार्जेस के सिस्टम के बाहर लाई कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है वो क्या है? जीरो है, दोनों चार्जेस की वजह से। तो सपोज करो कि ये जो बीपी लेंथ है, ये बीपी कितनी है? बीपी है एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर, इसको हमने मान लिया है एक्स मीटर। ओके, और बेटा ये लेंथ तो पहले से दी हुई थी 16 सेंटीमीटर या फिर 0.16 मीटर। ओके, और ये कितनी हो गई थी? एक्स मीटर। तो एक बात बताओ,
कि पॉइंट चार्ज Q1 की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी होगी? AP कितना होगा? AP हो जाएगा AB प्लस BP, दैट मीन्स 0.16 मीटर प्लस x मीटर, विच इज इक्वल टू 0.16 प्लस x मीटर। सिमिलरली बेटा जो पॉइंट चार्ज Q2 है, जो निगेटिव चार्ज है, उसकी पॉइंट P से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? BP, BP इज इक्वल टू x मीटर। ओके, अब चलो पॉइंट P पे इन दोनों चार्जेस के वजह से पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कि जीरो करने पे कोई वैल्यू आती है या नहीं आती है। बेटा VPA क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट A। ओके, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा हम? 1/4πε0, उसको हम कैपिटल K से डिनोट कर रहे हैं कांस्टेंट मान के, Q1/AP। और V PB क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा K Q2/BP, यही होगा। और बेटा आपको पता है कि VP क्या है? VP इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू VPA प्लस VPB। तो यहां से क्या आ गया? K Q1/AP प्लस K Q2/BP, और यहाँ पे 0। ओके बेटा, K Q2/BP इज इक्वल टू K, यहाँ माइनस हो जाएगा, K Q1/AP। K से K कैंसिल बेटा, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, वैल्यू पुट करो, माइनस इंटू -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? BP की वैल्यू x मीटर। और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको? 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन 0.16 प्लस x मीटर। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा मिलके? प्लस। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कट गया। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू x अपॉन 0.16 प्लस x। सिमिलर इक्वेशन है, बस वहां माइनस था, यहाँ पे प्लस है। अब बेटा फिर से आप वही करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 0.16 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 0.48। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3x, और यहाँ पे 5x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0.48, यानी कि x इज इक्वल टू 0.24 मीटर। ठीक है बेटा, और x क्या था? BP की लेंथ थी। BP मतलब 0.24 मीटर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज Q2। तब बेटा AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा 0.16 प्लस 0.24 मीटर, दैट इज 0.40 मीटर। इसका मतलब बेटा ये जो पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से 0.40 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, या फिर 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। रेगुलर हेक्सागन है मतलब सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर होंगी। हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। अब हेक्सागन होता है बेटा इस टाइप का। अब बोल रहा है कि इसकी जो हर साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसके हर वर्टेक्स पे, अगर इसको वर्टेक्स मानो, तो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो बोल रहा है भैया इसके जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा ये 6 चार्जेस की वजह से, उसको कैलकुलेट कर दो कितना आएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका फिगर बना हुआ है, आगे देख लीजिए। देखो बेटा, मान लो ये इसके 6 वर्टिसेस हैं, ABCDEF, और हर वर्टिसेस पे चार्ज कितना है बेटा? चार्ज है 5 माइक्रो कूलम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और बेटा आपको बोला है कि हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, हर साइड 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब बेटा अगर आपने हेक्सागोन को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये जो एंगल होगा बेटा ये 60 डिग्री होगा, और दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स कि ये जो लेंथ है AP, BP या CP, DP, EP, FP, ये सब क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी है वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर।
क्योंकि आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये चाहिए होगा ना, पॉइंट चार्ज जो Q है, A पे मान लो चार्ज रखा हुआ है Q, तो उसकी वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का साइन और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको AP क्या मिल गया? 10 सेंटीमीटर, और ये BP, CP, DP, EP, FP सबके लिए बराबर होगा। तो हम एक वर्टेक्स पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लो बेटा, हम पॉइंट P पे जो सेंटर है हेक्सागोन का, उस पे पॉइंट A पे जो चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, उसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देन AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ये हो गया बेटा। इसके बाद देखो आपको क्या मिलेगा। आपको यहां से ये निकाल लो कि VPA, दैट इज पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट A, वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP। अब इसकी वैल्यू तो बेटा आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है, और चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻6, और जो आपकी लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है? 0.1। तो यहां से बेटा एकदम सिंपल मैथ है, 9 इंटू 5 45, और यहां से क्या मिल जाएगा? 10⁻3 एंड डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? 45 इंटू 10⁻4। इसको आप और अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा? 4.5 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल आपका, एक वर्टेक्स की वजह से सेंटर पे जो चार्ज होगा। तो ऐसे 6 होंगे, क्योंकि सारे की डिस्टेंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मान लो टोटल पोटेंशियल V है, तो क्या आ जाएगा? ये 6 इंटू VPA, क्योंकि सब पे चार्ज आइडेंटिकल है, सबकी सेंटर से डिस्टेंस आइडेंटिकल है, तो जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, इसलिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 6 इंटू 4.5 इंटू 10⁻5। अब बेटा यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 आएगा इंटू 10⁻5 वोल्ट। ओके, इसको आप लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो ये आ जाएगा नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो आइए बेटा बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखिए बेटा, तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है सर आपके पास दो चार्जेस हैं इक्वल अमाउंट के, बस इनका साइन जो है डिफरेंट है। 2 माइक्रोकूलम के आपके पास दो चार्जेस हैं, तो Q1 को आप लिख दीजिए 2 माइक्रोकूलम, और Q2 को आप लिख दीजिए -2 माइक्रोकूलम। ओके, और कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट ए पे है, मतलब Q1 जो है वो पॉइंट ए पे है और Q2 जो है वो पॉइंट बी पे है, और कह रहा है कि इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब हमें बताना है कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगी इस सिस्टम ऑफ चार्ज में। तो देखो बेटा, सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटा वो सरफेस होती है जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ओके, अब बेटा देखो, आप अगर इमेजिन कर पाओ तो ये दोनों चार्जेस क्या हैं? ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, तो इनका जो मिडिल पॉइंट होगा वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल इधर से आएगा उतना पोटेंशियल इधर से आएगा, बस वो निगेटिव होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट पोटेंशियल इस सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा, यानी कि इक्वल होगा। हर जगह पे ये जरूरी नहीं है कि जीरो हो, लेकिन जो भी वैल्यू हो वही कांस्टेंट वैल्यू पूरे सरफेस पे होनी चाहिए। अब आप पूछोगे सर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप पूछोगे सर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? देखो बेटा, इधर जब आप जाओगे पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम, निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा, तो ऑब्वियसली कुछ और वैल्यू आएगी। जब यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो इससे अलग होगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो इससे अलग होगी, तो मैग्नीट्यूड फिर से अलग आएगा, यानी कि पूरी सरफेस पे हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। अब क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो दोनों साइड से आप जितना भी जाओगे तो जो भी आएगा वो कैंसिल करके जीरो करते जाएगा। जो भी पोटेंशियल की वैल्यू मान लो इधर से V1 आई, इधर से V1 डैश आई, जीरो कर दिया, नीचे गई
V2 गई, V2 डैश गई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। समझ गए? आओ इसको देखते हैं फिगर से। अब मान लो बेटा ये तुम्हारा पूरा जो फिगर हुआ है बना है, ये Q1 है, ये Q2 है। अब मान लो ये पॉइंट P है, मिडिल पॉइंट है, मीन्स ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगी, तो आप लिख दोगे एट मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट पे ही होगी, उसका रीजन है बेटा, देखो अब मान लो अगर आपने एकदम ऐसे डिस्टेंस मेजर की AP, ये 3 सेंटीमीटर, PB ये भी 3 सेंटीमीटर आया। अब मान लो यहां आप मेजर करने गए, अब यहां आप मेजर करने गए, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर आया हो, ओके, लेकिन यहां से भी 5 सेंटीमीटर ही आएगा। फिर से जब आप देखोगे दोनों की डिस्टेंस बराबर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर, मैग्नीट्यूड चार्जेस का बराबर, साइन अलग अलग है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो भी आएगा इसकी वजह से, Q1 की वजह से, वो बराबर होगा जो भी पोटेंशियल आएगा Q2 की वजह से। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस की वजह से है। तो यहां भी जीरो, इसी तरीके से यहां भी जीरो, इसी तरीके से यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, इस सरफेस पे हर जगह जीरो। और ये केस कहीं और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा जैसे ये लाइन है, मान लो देख लो, अब आपने यहां पे बना दिया, ठीक है, यहाँ Q1 चार्ज है, पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ पे Q2। अब बेटा यहाँ पे जो भी मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो जो भी वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वजह से कुछ आएगी, इसकी वजह से उसकी डबल आएगी, तो मान लो निगेटिव में कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ भी होगा, मान लो V वैल्यू होगी, मान लो कि V पोटेंशियल आ रहा है नेट। लेकिन बेटा फिर देखो, जब आप यहां जाओगे तो ये 3 होगा और ये कहीं 5, 6, 7 कुछ और होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से रैंडम। तो बेटा अब जो वैल्यू आएगी वो इस V के बराबर नहीं आएगी, V डैश आएगी। यहाँ पे करोगे V डबल डैश आएगी, ऐसे ही V ट्रिपल डैश आएगी। मतलब कि हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, और अगर हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है किसी सरफेस में, तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकती। तो इसलिए बेटा एट मिड पॉइंट होगा आपका पहला पॉइंट जो आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो बेटा हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा सिस्टम का, वो कहां होगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम होगा। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। अब हमें डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि एक अगर हम सरफेस ले रहे हैं, अगर बेटा हमने ऐसे एक सरफेस बनाई है, तो नॉर्मल तो उसका इधर भी होगा और नॉर्मल उसका इधर भी होगा। तो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। देखो बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बेटा क्या है, निगेटिव चार्ज है। Q1 जो है पॉजिटिव है 2 माइक्रोकूलम और ये निगेटिव है 2 माइक्रोकूलम। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से अवे होती है और निगेटिव की तरफ होती है, यानी कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और इधर से निकलेगी। तो नॉर्मल कौन सा हुआ, यही हुआ, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है अवे फ्रॉम द सरफेस वाली डायरेक्शन को गिनते हैं। तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा, फ्रॉम पॉइंट A टू B परपेंडिकुलर टू द या नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, along the normal to the equipotenशियल सरफेस। ठीक है बेटा, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये भी देखो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। कह रहा है कि आपके पास सर एक स्फेरिकल कंडक्टर है। मान लो बेटा, आगे फिगर बना हुआ है समझाने के लिए, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कह रहा है इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। कह रहा है और इस पे जो चार्ज है वो कितना है टोटल, क्यू दे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। अब आपको पता है कि कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सारा चार्ज मिलके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये बोल भी दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, नहीं भी बोलता तो कोई मतलब नहीं है, स्फेरिकल कंडक्टर है तो सारा चार्ज वैसे भी सरफेस पे आना ही आना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब आपको पता है कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, शील्डिंग इफेक्ट,
मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है वीडियो देख सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा, ई बराबर 0। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब आप इसकी रेडियस पे कैलकुलेट कर लोगे। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब ये जस्ट इसकी सरफेस पे कितना है। तो उस केस में आपका ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कांस्टेंट इनटू क्यू अपॉन आर जो है 12 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 0.12 का स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, E इज इक्वल टू के की वैल्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और 0.12, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 0.0144। ठीक है, ये मीटर में। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 9 इंटू 1.6, इसको इधर रहने दो। यहां से क्या हो गया, 10⁻9, 10⁻⁻7, 10⁻2 आया, कोई दिक्कत। और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 14.4 इंटू 10⁻⁻3। क्यों बेटा मैंने 14 पावर 4 लिखा, 14.4 लिखा है, 1.44 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा अभी इसका प्रोडक्ट करोगे तो 14.4 ही आएगा। ये अगर आप टेबल आपको याद होगी 16 की तो आपको पता होगा। तो यहां से बेटा जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये निकल के आएगा 14.4 अपॉन 14.4 इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻⁻3। कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया बेटा आपका दूसरा केस का आंसर। ठीक है, E इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब कि स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब देखो बेटा सेंटर से जो स्फीयर का सरफेस है उसकी डिस्टेंस इटसेल्फ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। अब आइए बेटा अगले केस को हम फिगर से समझते हैं। देखो बेटा रेडियस आपको जो है पहले ही दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो पॉइंट है मान लो पॉइंट क्यू है। ओके, कह रहा है कि ये पॉइंट सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे है, दैट मीन्स कि ओ क्यू इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 मीटर आगे के लिए। अब बेटा एक बात बताओ, ओपी की वैल्यू क्या है? ओपी की वैल्यू इटसेल्फ आपको मिल चुकी है 12 सेंटीमीटर। तो पीक्यू कितना है, मतलब सरफेस से ये कितना दूर है, सरफेस से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस किया है। हमारा काम तो ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसको आप सेंटर पर अज्यूम मान सकते हैं, अज्यूम मान सकते हैं। ये भी पढ़ाया गया आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो। डाइलेक्ट्रिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ये चीजें पढ़ाई गई हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये जो सारा चार्ज है जिसका नेट अमाउंट Q है, ये पॉइंट O पे जो कि स्फीयर का सेंटर है इस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मतलब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक पॉइंट O है जिस पे टोटल चार्ज Q है, उससे 0.18 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम Q डैश है। इसको Q डैश कर दो, नहीं तो Q और Q में कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब बेटा हमें बताना है कि Q डैश पे पॉइंट चार्ज Q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब तो एकदम सिंपल हो गया बेटा, ये E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज Q अपॉन 0.18 मीटर, इसका स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहां से आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। E की वैल्यू आपको क्या पता है, E की वैल्यू आपको पता है कि यहां से निकल के आता है 9 इंटू 10⁻9। और Q की वैल्यू क्या आ जाती है, Q की वैल्यू आ जाती है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻7। और आपके पास क्या बचता है यहाँ से, 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। डेसिमल के कंपैरिजन में इसका आपको स्क्वायर करना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ऊपर से वैल्यू क्या आ जाएगी, 14.4 इंटू 10⁻2। और यहां से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी,
364, 18 का स्क्वायर 364 होता है, 364 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब इसको बेटा आप लिख सकते हो 14.4 अपॉन 3.64 इंटू 10⁻4। ये 10⁻2 और यहाँ भी 10⁻⁻2 रहेगा, ये ऊपर जाके 10⁻4 बन जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपको 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है बेटा आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसके बीच में एयर है। अब एयर जो होता है बेटा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.006, पर यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही अज्यूम कर रहे हैं। ओके, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी इतनी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है, तो नॉर्मली आप इसको राउंड ऑफ करके लिख दे रहे हो। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में, और इसका कैपेसिटेंस जो है वो क्या है 8 पिको फैरेड है। ओके, 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड है। कह रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब अभी इन प्लेट्स के बीच में कोई डिस्टेंस डी है, उसको दूसरे केस में d/2 कर दिया जाए। ठीक है, न्यू केस में डिस्टेंस जो है कम कर दी जाए, मतलब प्लेट्स को पास पास लेके चलाया जाए। और कह रहा है कि जो उनके बीच में स्पेस है उसको हम एक ऐसे मटेरियल से भर दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो 6 हो, मतलब नया के डैश जो हो वो क्या हो 6 हो। के की वैल्यू तो हमने 1 मानी हुई है। तब देखो बेटा सी के लिए क्या है, सी के लिए आपको पता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब के की वैल्यू क्या है बेटा, के की वैल्यू 1 है, यहां से एयर के लिए हम 1 अज्यूम करके चल रहे हैं, तो सी क्या आ गया, सी आ गया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और जब बेटा हम इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आएगा। तो मान लो नया कैपेसिटेंस सी डैश है, तो सी डैश को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, के डैश एप्सिलॉन नॉट ए डी डैश, मतलब इनके बीच का नया गैप। अब इसकी अगर आप वैल्यू रखने जाओगे तो सी डैश आपको मिलेगा, के डैश की वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 2। अब ये d/2 का जो 2 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, तो सी डैश क्या बन जाएगा, बन जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। पर आपको बेटा पहले से एक चीज पता है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बेटा आपको इसका कैपेसिटेंस चाहिए तो निकाल दो बेटा यहां से 12 इंटू सी की वैल्यू क्या थी बेटा 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो यहां से क्या आ गया 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, या फिर 96 पिको फैरेड। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। तो आते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है सर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें बताना है सर पहले कि इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा कॉम्बिनेशन का, और दूसरा क्या है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। ठीक है सर, तो हमारे पास सर 3 कैपेसिटर्स है, ये हो गया C1, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया C2, और ये तीसरा कैपेसिटर हो गया C3। ये 3 कैपेसिटर हमारे पास हो गए हैं, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जो कि है 120 वोल्ट। अब बेटा देखो आपको क्या गिवन है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 9 पिको फैरेड। तो अगर हम इनको सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं तो इनकी जगह हम एक ऐसा कैपेसिटर यूज कर सकते हैं जिसका नेट कैपेसिटेंस CS हो, जहां CS क्या होगा, और आपको बेटा फॉर्मूला पता है 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसकी वैल्यू रख दी जाए, तो बेटा वैल्यू आप रख दो, 1 अपॉन CS क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9
प्लस 1/9 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 3/9 मीन्स 1/3। तो CS क्या आ गया बेटा? नेट कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स इन सीरीज क्या आ जाएगा? 3 पिको फैरेड। 3 पिको फैरेड। ये आ गया आपका केस ए का सॉल्यूशन। जो आपका केस ए था इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो कैपेसिटर्स की प्लेट है इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर 120 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। तो देखो जनरली अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो ये जो टोटल वोल्टेज है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। मतलब एक एक पे 40-40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं। बेटा देखो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस का पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस का पॉजिटिव क्यू चार्ज, फिर यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ माइनस का क्यू चार्ज। मतलब कैपेसिटर पे नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। लेकिन चार्ज ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की किसी भी प्लेट का प्लस वाली या माइनस वाली का जो चार्ज होता है उसको हम चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो चार्ज बेटा कितना है? क्यू। और बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकला था? क्यू। और कितना एंटर किया? माइनस क्यू। मतलब बेटा देखो सिंपल सा है कि क्यू चार्ज है, यहां भी क्यू चार्ज, हर प्लेट के पास क्यू चार्ज है। मतलब चार्ज जो है कांस्टेंट है इसमें सीरीज में। तो यानी बेटा अगर हम एक सर्किट ले लें जहां पे कैपेसिटेंस CS हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो हो वो 120 वोल्ट हो, तो बेटा यहां पे क्यू चार्ज ही जनरेट होगा। ठीक है, मतलब हर प्लेट पे कांस्टेंट है तो उसकी जगह अगर हम एक मानेंगे तो भी चार्ज जो है सेम जनरेट होगा। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, क्योंकि C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो बेटा पहले केस में देखो क्या होगा, जब हम एक सिंगल लगाते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस तब क्या होता है? दोनों केस में बराबर होना चाहिए। तो देखो CS इंटू 120 वोल्ट इज इक्वल टू C1 या C2 या C3, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं C1 लेके चल रहा हूं, इंटू V1 मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। अब देखो बेटा CS की वैल्यू आपको पता है 3, ये वैल्यू है 120, और यहां से आपको C1 की वैल्यू 9 पता है। और जो V1 की वैल्यू आएगी बेटा वही V2 की आएगी, वही V3 की आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट दोनों का बराबर है ना। तो मतलब C1 V1 का प्रोडक्ट 360 है, जिसमें से C1 फिक्स है, ये 9 ही रहेगा। तो V1 V2 V3 भी सेम ही रहेगा। यहां से क्या आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 360 ऑब्टेन कर रहे हो, जिसमें से एक नंबर 9 है, तो दूसरे नंबर को तो 40 होना ही पड़ेगा। तो बस यही चीज है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनका? 40 वोल्ट। आइए बेटा अगले सवाल पे। ये रहा बेटा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे कह रहा है कि सर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड के, और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो इनका टोटल कैपेसिटेंस बता दीजिए और चार्ज बता दीजिए एक एक कैपेसिटर पे। ठीक है बेटा, देखो आपके पास पहला जो है वो C1 वो क्या है? 2 पिको फैरेड हमने मान लिया है। C2 क्या है? 3 पिको फैरेड है। C3 क्या है बेटा? C3 मिल गया आपको 4 पिको फैरेड। तो यहां से बेटा हम एक काम कर सकते हैं कि CP निकाल सकते हैं, मतलब नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल फॉर्म। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा? CP 2 प्लस 3 प्लस 4 पिको फैरेड। ओके, तो यहां से आपको CP निकल के आ जाएगा 9 पिको फैरेड। ये आपका ए पार्ट हो गया। इसके बी पार्ट में बेटा आपको ये डिटरमाइन करना है कि कैपेसिटर में जो प्लेट्स हैं उन पे कितना चार्ज है, मतलब हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। अब वो चीज देखो बेटा, जब मैंने आपको पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बताया था बेटा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अलोंग सेम होता है जो बैटरी का होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो बेटा एक बात बताओ, चार्ज यहां से Q निकला, यहाँ क्या आ जाएगा? Q1, यहाँ क्या आ जाएगा? Q2, यहाँ क्या आ जाएगा? Q3, और यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में 100 ही होगा, क्योंकि देखो तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहीं जुड़ा है और निगेटिव टर्मिनल यहीं पे जुड़ा हुआ है। तब बेटा
आपको एक चीज पता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, और आपको निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो Q1 क्या हो जाएगा, C1V, Q2 क्या हो जाएगा, C2V, Q3 क्या हो जाएगा, C3V। तो अब बेटा यहां से आप क्या निकाल सकते हो, Q1 देखो, C1, C1 मतलब बेटा पहले का कैपेसिटेंस 2 पिको फैरेड, मतलब 2 इंटू 10⁻12 इंटू 100 वोल्ट। ये क्या आ गया, 200 पिको कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻10 कूलम, Q1। सिमिलरली Q2 निकालोगे तो आप यहाँ पे 3 पिको फैरेड रखोगे, 3 पिको फैरेड इंटू 100, ये क्या बन जाएगा, 300 पिको कूलम्स। ओके। और Q3 के लिए आप क्या करोगे बेटा, Q3 के लिए आप C3 रखोगे, 4 पिको फैरेड इंटू 100 वोल्ट। ओके। तो क्या मिल जाएगा आपको, 400 पिको कूलम्स, या फिर इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 10⁻10 कूलम। ओके। तो ये रहा आपका अगले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा 2.8 और 2.9 कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको साथ में ही करते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना पहले, देखो एक बात को, कह रहा है कि बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है सर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बन गया। कह रहा है और इनके बीच में सर एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है, और एक जो प्लेट है इसका एरिया कितना है बेटा, एरिया जो है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, एरिया मिल गया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और कह रहा है इनके बीच का जो गैप है डी, वो क्या है, 3 mm है। तो डी कितना है, 3 mm है। अब यहाँ पे बेटा देखो ये में है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बदल ले रहे हैं मीटर में, ठीक है, यहां से ये मीटर में आ गया। अब बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बेटा कह रहा है कि इनके बीच में एयर है, तो एयर के लिए जो के होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके। कह रहा है कि सर आप ये बताइए कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हो जाएगा सर, कैसे हो जाएगा, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहां से निकल जाएगा कैपेसिटेंस। कह रहा है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि पहले तो आप हमको बता दो कैपेसिटेंस कितना है, और उसके बाद ये बता दो कि अगर हम 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के, तो चार्ज कितना स्टोर होगा एक प्लेट पे। अब चलो बेटा इसको कैलकुलेट कर देते हैं। के की वैल्यू 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया कितना है बेटा 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 3 से ये 6 कैंसिल होकर 2 आएगा, और यहां से आपको सी क्या मिल जाएगा बेटा, सी आपको मिल जाएगा 17.70 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 17.70 पिको फैरेड। ये आ गया कैपेसिटेंस। ओके। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 17.70 पिको फैरेड आ गया है। अब अगर आप 8.85 की जगह 8.854 लोगे, एक और डिजिट तक इसका प्रिसीजन बढ़ाओगे, तो आपको ये वैल्यू 17.71 मिलेगी, पर उसकी कोई इतनी जरूरत है नहीं। अब देखो अगला आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था बेटा कि इसको 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो चार्ज कितना स्टोर होगा। तो सिंपल बेटा, सबको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, C की वैल्यू आपने अभी निकाली हुई है 17.70 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड इंटू 100 वोल्ट। अब बेटा ये क्या बन जाएगा 17.70 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। अब इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब आओ बेटा इसकी वैल्यूज याद रखना क्योंकि काम आएगा, खासकर ये वाली वैल्यू आपकी जो है, ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ये 17.70, ये याद रखना, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बेटा कि जो पिछले में हमारे पास कैपेसिटर था, उसमें अगर जो गैप था 3 mm का गैप था उसमें, डी उसका 3 mm था, तो कह रहा है उसमें अगर हम एयर की जगह माइका रख दें, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, मतलब के की जगह पे के डैश पुट हो जाएगा 6 है। कब? पहला केस दिया हुआ बेटा, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है। अच्छा बेटा, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो आप जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बदलोगे तो क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बदलते ही कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। अब इस सवाल को आप बहुत आराम से कर सकते हो। मान लो कि आप डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब क्या बन जा रहा है? नया कैपेसिटेंस सी डैश, न्यू कैपेसिटेंस। और पुराना कैपेसिटेंस क्या था बेटा जब एयर थी तब? ये आपको दिया हुआ है 17.70 पिको फैरेड। पुराने वाले मतलब जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू से हमें पता है, क्योंकि सब कुछ सेम है, इनके बीच की जो थिकनेस है वो वही रहेगी, बस एयर की जगह माइका भरा जाएगा, प्लेट का एरिया वही रहेगा, एप्सिलॉन वही रहेगा, और के यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो आप? ऐसे निकाल लो, सी डैश और सी में क्या रिलेशन होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। अब यहाँ से आप निकाल लो, सी डैश इज इक्वल टू के डैश इंटू सी। तो यहाँ से के डैश की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या आएगी? 17.70 पिको फैरेड। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 106.2 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। अब बेटा यहाँ से इसको आप और शॉर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.06 इंटू 10⁻10 फैरेड। ये है सी डैश। कब? जब आपने कैपेसिटर का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज कर दिया और कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड था। अब इस केस में बेटा जो चार्ज स्टोर्ड है वो भी बदल जाएगा। जब कैपेसिटेंस बदल गया तो कैपेसिटेंस होता क्या है? चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ऑन ए गिवन वोल्टेज। तो जब आपका कैपेसिटेंस ही बदल गया तो चार्ज भी बदल जाएगा। तो नया चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा। और क्यू डैश क्या हो जाएगा? सी डैश इंटू वी। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? सी डैश की वैल्यू आपने बेटा अभी क्या निकाली है? 1.06 इंटू 10⁻10 फैरेड। और इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 100 वोल्ट। तो यहां से बेटा आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा 1.06 इंटू 10⁻8 कूलम। ये नया चार्ज निकल के आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है बेटा माइका को हम मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम तब इंट्रोड्यूस करें जब सप्लाई डिसकनेक्टेड हो जाए। अब इसको समझो बेटा, बैटरी कनेक्टेड थी, इसका कैपेसिटेंस सी था, तो इसने चार्ज कलेक्ट कर लिया क्यू। आपको पता है ये अभी पुराना केस चल रहा है जो हमने पिछले में निकाला था। हमने यहाँ पे आपको लिखाया था ना सी की वैल्यू, ये 17.70 पिको फैरेड। जब एयर था इनके बीच में तो इनका कैपेसिटेंस ये था, और इन्होंने चार्ज कितना स्टोर किया हुआ था? चार्ज स्टोर किया हुआ था 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब बेटा ये केस में चार्ज है और अब बैटरी को हटा दिया गया, तो मतलब कैपेसिटर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? कैपेसिटर के अंदर बेटा टोटल चार्ज कितना है? क्यू ही है, क्यू ही रहेगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, है कि नहीं बेटा? और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन बेटा कह रहा है कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तब हमने इसके बीच में माइका भर दिया। अच्छा, माइका के भरते ही क्या हुआ होगा बेटा? इसका जो कैपेसिटेंस सी था वो बदल के क्या हो जाएगा? चेंज होके सी डैश हो जाएगा। तो बेटा अब क्या हुआ? आपका कैपेसिटेंस सी से बदल के सी डैश हो गया, और सी डैश की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, वो है 1.06 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। अब यहां से आपको ये मिल गया। तो बेटा आपको ये चीज पता है कि वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है Q बाई सी, फॉर्मूले से ये होता है नॉर्मली। लेकिन नया वोल्टेज क्या होगा? नया वोल्टेज V डैश होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या हुआ है? चेंज हुआ है, सी डैश, है ना बेटा? और बेटा आपको एक चीज और पता है कि सी डैश किसके बराबर है? यहां से देखो, सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू के डैश, मतलब सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू 6, यानी कि सी डैश इज इक्वल टू 6C। यानी हम सी डैश की जगह पे 6C यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम Q अपॉन 6C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। और बेटा V डैश क्या हो जाएगा? 1/6 Q बाई सी। अगर ये माइका ना होता तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता? तो बेटा ये V जनरेट करता।
जो पहले था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही तो चार्ज स्टोर हुआ था। जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बैटरी लगाने पर, बैटरी को रिमूव करने के बाद भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर ही तभी रुकता है जब बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। तो बेटा वी डैश को आप क्या लिख सकते हो, पहले से आपको 100 वोल्ट की सप्लाई मिली हुई थी, 100 वोल्ट अपॉन 6, तो यहां से क्या आ जाएगा 16.67 वोल्ट। ये आ गया बेटा आपका आंसर। अब आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कैपेसिटेंस दे दिया है 12 पिको फैरेड का, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 लिख दो फैरेड, और आपको पोटेंशियल दे दिया हुआ है 50 वोल्ट का। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बता दो। एनर्जी का फॉर्मूला बेटा कैपेसिटेंस और वोल्टेज के फॉर्म में क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर बेटा आप कैसे लिखोगे, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है 50, तो 50 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2500। अब यहां से देखो क्या मिल गया 6, और यहां से आपको क्या मिल गया 6 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 10 का पावर 2। यहां से क्या मिल गया 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, मतलब 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 जूल। ये आ गई इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इसने स्टोर की है। ये तो बहुत ही इजी था। अब आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है और कह रहा है कि इसको चार्ज किया जा रहा है 200 वोल्ट की बैटरी से। 200 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको चार्ज कर दिया है और इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके बाद इसको एक अनचार्ज 600 पिको फैरेड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। तो बताओ कि कितना एनर्जी का लॉस होगा इस प्रोसेस में। देखो बेटा ये भी सवाल बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो कैपेसिटर है 600 पिको फैरेड का, इसको आपने 200 वोल्ट से चार्ज किया तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा वो निकल जाएगी। इसको आप E1 का नाम दे दो। तो E1 क्या आ जाएगा बेटा, हाफ C1 V स्क्वायर। ओके, उसके बाद बेटा जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे और एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कराओगे, तो ऑब्वियसली पैरेलल में तो करा नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल में कराने के लिए दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो बैटरी है ही नहीं है, तो हम इसको सीरीज में ही कनेक्ट कराएंगे। तो जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट कराओगे तो जो नेट निकल के आएगा CS, उस कैपेसिटेंस को आप इसका जो वोल्टेज है 200 वोल्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरी एनर्जी निकल के आएगी। क्योंकि क्या है बेटा देखो, दोनों को जो आपने कनेक्ट कर दिया है तो उनका कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो गया, लेकिन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है क्रॉस वो सेम रहेगा। तो इसकी एनर्जी निकाल लो, E2 आ जाएगी इसकी एनर्जी, फिर E1 में से E2 घटा दो, आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। तो चलो बेटा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखो E1 के केस में क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, देखो C1 की वैल्यू क्या है 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 पिको फैरेड का है ये, तो ये फैरेड बन गया। इसके बाद बेटा V क्या है 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 स्क्वायर है। कोई दिक्कत है यहां तक, देखो ये बन गया कितना 300। अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, देखो 300 को हम लिख रहे हैं 3 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 2 बन गया 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। यहां से क्या मिला 12 और यहां से क्या मिल गया 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 2, मतलब ये मल्टीपल में है, पावर्स एडिशन होंगी तो 10 पावर 6 बन गया। 10 पावर 6 इंटू 10 पावर माइनस 12, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। ओके, इसको आप 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल ये भी लिख सकते हो। अब बेटा E2 निकालने से पहले हमको इनका नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, तो 1 अपॉन CS क्योंकि सीरीज में है इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब एक कैपेसिटर चार्ज है और एक अनचार्ज है, लेकिन दोनों में बेटा अगर आप देखोगे तो दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है 600, और यहां भी 1 अपॉन 600। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा CS का वैल्यू 2 अपॉन 600, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन
300। ओके, तो CS की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको? 300 पिकोफैरेड। अब देखो बेटा हुआ क्या कि जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है, तो मैंने आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया, वो तब तक चार्ज होता है जब तक उसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। मतलब कि जो आपका C1 है बेटा, C1 कब तक चार्ज हुआ होगा? C1 200 वोल्ट तक चार्ज हुआ होगा, जब तक इसका पोटेंशियल, इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस के बराबर नहीं हो गया होगा, तब तक तो ये चार्ज हो रहा होगा। क्योंकि आपको पता है चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक बैटरी के टर्मिनल्स और कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो दोनों इक्वल ना हो जाए। तो मतलब C1 200 वोल्ट तक चार्ज हुआ, और इसमें इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जब आपने बैटरी हटा दी है तो 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे ही बेटा आप इसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इधर 200 वोल्ट, इधर 0 होगा। यानी कि इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट। तो बेटा अब आपको निकालना है E2। E2 के लिए आप रख सकते हो हाफ CS इंटू वी का स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू आ गई हाफ CS में। देखो बेटा CS अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी स्क्वायर, फिर से वही 200 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻4 करके देख लेना, यही आएगा। E2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 150। 150 इंटू 4 600। 600 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻12 जूल। यानी कि ये बनेगा 6.0 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻12। सॉरी ये प्लस होगा, और यहां से आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल E2। अब E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ठीक है, अब E1 माइनस E2 कर दो, वही आ जाएगा लॉस इन एनर्जी 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा? 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ओके, यही होगा लॉस इन एनर्जी। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन थे, तो उनको हम अच्छे से डील करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना मत भूलिए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।